Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the approaches to the study of comparative politics. इन अप्रोचेस में हम मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं और आज हम मॉडर्न अप्रोच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। यह अप्रोच आलमंड और पावेल ने दिया है। इससे पहले हमने डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल डिस्कस किया था। तो जो डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल था वो विकसित उदारवादी देशों पर ही केंद्रित था। इसीलिए डेविड ईस्टन का आउटपुट इनपुट मॉडल विकासशील समाजवादी देशों की व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सका था, केवल विकसित देशों पर ही उसका ध्यान केंद्रित था। इसलिए आलमंड और पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल दिया जिसे उन्होंने विकासशील और समाजवादी देशों पर केंद्रित किया। तो डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल की एक कमी थी कि वो केवल विकसित देशों पर ही केंद्रित था, विकासशील और समाजवादी देशों की उसने उपेक्षा की थी। इसीलिए आलमंड और पावेल ने अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया और उसने अपने इस अप्रोच में विकासशील और समाजवादी देशों पर ध्यान केंद्रित किया। डेफिनेशन देख लेते हैं। आलमंड और पावेल ने ईस्टन की परिभाषा, ईस्टन ने जो परिभाषा दी थी उसको संशोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम वैधानिक और भौतिक सत्ता है। आलमंड और पावेल ने जो अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। एक व्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं आलमंड और पावेल ने। सबसे पहली विशेषता है व्यापकता, दूसरी विशेषता है अंतर्निर्भरता और तीसरी है एक स्पष्ट सीमा का होना। व्यवस्था के बारे में आलमंड और पावेल कहते हैं कि ये बहुत व्यापक है, व्यापक रूप से फैली हुई है ये व्यवस्था। अंतर्निर्भरता है, ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं या दूसरे जो उपागम हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर ये निर्भर करती है, इसलिए अंतर्निर्भरता है। और एक स्पष्ट सीमा का होना, राजनीतिक व्यवस्था की एक स्पष्ट सीमा होती है। आलमंड और पावेल का मूल बल जो है वो कार्य पर था, प्रकार्य पर था, और उन्होंने प्रकार्य के द्वारा ही संरचना को समझने का कार्य किया है। फंक्शन पर उनका ध्यान केंद्रित था और फंक्शन के द्वारा उन्होंने स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया। आलमंड के विचार में फंक्शन प्राथमिक है। प्रत्येक व्यवस्था के द्वारा कुछ निश्चित फंक्शंस किए जाते हैं, कुछ निश्चित कार्य किए जाते हैं। ये कार्य कुछ निश्चित संरचनाओं के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा किए जाते हैं। संरचनाओं से अर्थ होता है विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं का समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, न्यायाधीश की भूमिका या कर्तव्य क्या है, तो ये संरचना यानी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये प्रकार्य जो है वो एक परिवेश के अंतर्गत ही किए जाते हैं। एक निश्चित परिवेश होता है, उसके अंतर्गत ही ये फंक्शन किए जाते हैं। आलमंड और पावेल के अनुसार इसके प्रयोग के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का प्रक्रियात्मक अध्ययन संभव है और इसका प्रयोग तुलना के लिए भी किया जाता है, कंपेयर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस मॉडल का प्रयोग सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है, चाहे वो विकसित हो, अविकसित हो या समाजवादी हो। सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इस मॉडल के द्वारा संभव है। आलमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और इसके विकास का अध्ययन भी इसी मॉडल के द्वारा किया जा सकता है। आलमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के विकास की दो विशेषताएं हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के विकास की दो विशेषताएं बताई हैं आलमंड और पावेल ने। सबसे पहली विशेषता है संस्कृति का पंथ निरपेक्षीकरण या धर्म निरपेक्षीकरण। दूसरी विशेषता है संरचनात्मक विभेदीकरण। संस्कृति का पंथ निरपेक्षीकरण यानी संस्कृति का धर्म निरपेक्षीकरण, और विभेदीकरण संरचनात्मक विभेदीकरण यानी संरचनाओं में विभेद पाया जाता है, उनमें अंतर पाया जाता है। अब हम राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य या जिनको निर्गत कार्य या आउटपुट फंक्शन बोलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था के फंक्शन या इनपुट फंक्शन है नियमों का निर्माण करना। नियमों का निर्माण का काम विधायिका करती है। नियमों का क्रियान्वयन यानी उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है और नियमों का अधिनिर्णय का कार्य न्यायपालिका करती है।
अब हम राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके कुछ मुख्य कार्य या जो प्राथमिक कार्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण राजनीतिक समाजीकरण होता है। राजनीतिक समाजीकरण के कार्य राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भर्ती के द्वारा किया जाता है। अब ये दो वर्ड आए हैं, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भर्ती, इनको हम देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? व्यवस्था को देखने का अलग दृष्टिकोण। सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो व्यवस्था को देखने का जो अलग दृष्टिकोण है वो पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट यानी राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ही राजनीतिक भर्ती को आसान बनाना है। राजनीतिक भर्ती जैसे दल, दबाव समूह का सदस्य बनना, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। आम आदमी अगर किसी दल का या दबाव समूह का सदस्य बनता है या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है तो इस प्रोसेस को हम पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट राजनीतिक भर्ती कहेंगे। अब इसका दूसरा कार्य है हित अभिव्यक्तिकरण। दबाव समूह के द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करना और सरकार पर दबाव डालना हित अभिव्यक्तिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई जो दबाव समूह है उनमें से मेन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और किसान मोर्चा। ये दबाव समूह अपने हितों को अभिव्यक्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और इसी प्रोसेस को हित अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। तीसरा कार्य है हितों का एकीकरण करना या उनका संचयीकरण करना। राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न हितों का एकीकरण किया जाता है, जैसे कांग्रेस के विभिन्न छात्र, युवा, महिला मोर्चा इत्यादि हो गई। कांग्रेस जो विभिन्न हितों को साथ लेकर चलती है, जिनके भी समान हित होते हैं, उनका हितों का एकीकरण करना राजनीतिक दलों का कार्य है। चौथा कार्य है राजनीतिक संचार करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। लोगों में राजनीतिक दलों के उद्देश्यों और मूल्यों का संचार करना, लोगों को राजनीतिक दलों के उद्देश्यों मूल्यों के बारे में बताना। और ये काम प्रेस या जनसंपर्क के साधनों के द्वारा किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनके द्वारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का काम किया जाता है। आलमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को इस रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि व्यवस्था अनेक अवयवों या तत्वों से मिलकर बनी होती है और इसमें व्यापकता पाई जाती है। व्यवस्था के अवयव जो हैं उनमें परस्पर अंतर्निर्भरता होती है और प्रत्येक व्यवस्था की एक निर्धारित सीमा होती है। ये फीचर्स हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे कि राजनीतिक व्यवस्था के 3 फीचर हैं, व्यापकता, अंतर्निर्भरता और निर्धारित सीमा। तो जो प्रत्येक व्यवस्था होती है उसमें व्यापकता भी पाई जाती है क्योंकि वो अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, और इन अवयवों में भी आपसी अंतर्निर्भरता पाई जाती है और प्रत्येक व्यवस्था की एक सीमा होती है, निर्धारित सीमा। आलमंड और पावेल ने इस व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि इसमें सभी प्रकार की संरचनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें दलीय व्यवस्था, दबाव समूह और राजनीतिक संचार शामिल है। उनके अनुसार व्यवस्था द्वारा साम्यावस्था, सामंजस्य और संतुलन बनाए रखा जाता है। इनके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया, इनके द्वारा राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है कि राजनीतिक संस्कृति के जो दृष्टिकोण, मूल्य, अभिवृत्तियां पाए जाते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। राजनीतिक संस्कृति का आशय है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, एटीट्यूड और प्रदर्शन यानी परसेप्शन क्या है। राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता ग्रहण करना। हित अभिव्यक्तिकरण द्वारा विभिन्न समूह अपने हितों को प्रकट करते हैं और हित समूहीकरण द्वारा विभिन्न हितों का एकीकरण किया जाता है। आलमंड और पावेल के अनुसार किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए अनेक संरचनाओं की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अनेक संरचनाओं के द्वारा कभी कभी एक ही कार्य संपादित होते हैं। एक कार्य को संपादित करने के लिए तो अनेक संरचनाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन अनेक संरचनाएं वो कभी कभी एक ही कार्य कर सकती हैं। उनके अनुसार हित एकीकरण का कार्य मूलतः राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है, जबकि हित अभिव्यक्तिकरण का कार्य दबाव समूह द्वारा संपन्न होता है। आलमंड और पावेल ने राजनीतिक संचार को शरीर में रक्त के संचार की भांति माना है। इस प्रकार शरीर में रक्त का संचार होता है, उसी तरह राजनीति में राजनीतिक संचार होता है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में अनेक कार्यों को पूरा किया जाता है। समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान भी राजनीतिक संचार के द्वारा ही किया जाता है,
और व्यवस्था के विभिन्न भागों में भी सूचना का प्रवाह इसी राजनीतिक संचार के द्वारा किया जाता है। आलमंड ने उपरोक्त प्रकारों पर मूल बल दिया है। उनके अनुसार निर्गत कार्यों का महत्व द्वितीयक है, सेकेंडरी है, आउटपुट फंक्शन सेकेंडरी हैं, जिनमें से आउटपुट फंक्शन है नियम का निर्माण करना, नियमों का अनुप्रयोग या क्रियान्वयन करना और नियम अधिनिर्णय करना। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नियमों के निर्माण का कार्य विधायिका द्वारा किया जाता है, नियम अनुप्रयोग या क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा और नियम अधिनिर्णय का कार्य न्यायपालिका के द्वारा। इन निर्गत कार्य, ये जो निर्गत कार्य हैं, ये सरकारी व्यवस्थाओं के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा ये काम संपन्न किए जाते हैं। उनके अनुसार पाश्चात्य समाजों में ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप में किए जाते थे, लेकिन उन्होंने माना कि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आधुनिकतावाद और परंपरावाद का तत्व विद्यमान होता है, इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। लेकिन पश्चिमी समाजों में ये कार्य अत्यंत विशेषीकृत रूप में किए जाते हैं, स्पेशल तरीके से किए जाते हैं। आलमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के मूल कार्य ये हैं। सबसे पहला कार्य है परिवर्तन, यानी इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन करना। दूसरा काम है क्षमता, यानी राजनीतिक क्षमता। और तीसरा कार्य है व्यवस्था को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना। उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत राजनीतिक क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया है। उनके अनुसार व्यवस्था की क्षमता का निर्धारण इन तत्वों से निर्धारित होता है। पहला तत्व है दोहनकारी क्षमता, जिसके द्वारा व्यवस्था के संसाधनों का दोहन किया जाता है। दूसरा है नियंत्रणकारी क्षमता, जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा वस्तु और सेवाओं के वितरण की क्षमता। और चौथी क्षमता है सांकेतिक व अनुक्रियाशील क्षमता, व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही बदलाव। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राजनीतिक सहभागिता, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। अब हम आलमंड और पावेल ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया है उसकी आलोचना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनेक आलोचकों ने आलमंड और पावेल की इस अप्रोच की आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि आलमंड और पावेल का तुलनात्मक व्यवस्था विश्लेषण, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था का ही विश्लेषण प्रतीत होता है। विशेषकर उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण प्रभावकारी नहीं है, केवल उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था का ही विश्लेषण किया है। दूसरी आलोचना है आलमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पोर्सेस जैसे समाजशास्त्रियों से ग्रहण किया और पोर्सेस ने व्यवस्था के विश्लेषण को केंद्रीय माना, जबकि आलमंड और पावेल ने व्यवस्था के विश्लेषण की बजाय प्रकारों पर मूल बल दिया है। तो आलमंड और पावेल ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है ये सोशलिस्ट पोर्सेस से ग्रहण किया है। पोर्सेस ने तो इसमें सिस्टम के एनालिसिस को ही केंद्र में माना था, लेकिन आलमंड और पावेल ने सिस्टम के एनालिसिस के बजाय फंक्शनल पर ज़्यादा जोर दिया है। तीसरी आलोचना है आलमंड और पावेल ने जिन 7 कार्यों का उल्लेख किया है उनका स्पष्ट विभाजन करना कठिन है। जो ये कार्य बताए थे जैसे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सांस्कृतिकरण, हित समूहीकरण, हित अभिव्यक्तिकरण, जो ये 7 कार्य बताए हैं इनका विभाजन करना कठिन है। फोर्थ आलोचना है इन्होंने निर्गत प्रकारों पर ज़्यादा बल नहीं दिया है। आउटपुट फंक्शनल है जो राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं, उन पर आलमंड और पावेल ने पर्याप्त बल नहीं दिया। और इन्होंने अपने अध्ययन में फीडबैक का भी वर्णन नहीं किया। जैसे कि डेविड स्टन ने अपने इनपुट आउटपुट अप्रोच में फीडबैक का वर्णन किया था, लेकिन आलमंड और पावेल ने अपने इस अप्रोच में फीडबैक का वर्णन नहीं किया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आलमंड और पावेल ने प्रक्रियात्मक आधार पर, फंक्शनल के आधार पर तुलनात्मक राजनीति में एक नए मॉडल के विकास का प्रयास किया है। इन्होंने डेविड स्टन की कमियों को दूर करते हुए राजनीतिक व्यवस्था को वैधानिक सत्ता और शक्ति के बाध्यकारी प्रयोग के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने पहली बार समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति जैसे कंसेप्ट का भी प्रयोग किया है। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति जैसे कंसेप्ट का प्रयोग किया है।
तो आज की क्लास में हमने आलमंड और पावेल के द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल या अप्रोच के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।